जॉन लॉक के सामाजिक समझौता संबंधी विचार पर आज हम विशेष चर्चा करेंगे। हॉब्स से तुलना करते हुए यदि हम इसे स्पष्टीकरण करते हैं तो वही मूल आधार इन्होंने भी लिया है, मानव स्वभाव, प्राकृतिक अवस्था और प्राकृतिक अवस्था की स्थिति और उसके परिणाम स्वरूप सामाजिक समझौता। हॉब्स के विपरीत लॉक का मानना था कि मानव स्वभाव एक विवेकशील प्राणी का प्रतिबिंब है। उसमें केवल नकारात्मक प्रवृत्तियां नहीं हैं, अर्थात वो स्वार्थी, आक्रामक एवं प्रतिस्पर्धी ही नहीं है, अपितु मानव मूलतः सहयोगी है, सद्भावी है, शांति प्रिय है और विवेक उसका मूल सद्गुण है। चूँकि विवेक उसका मूल सद्गुण है तो मानव की ये स्वाभाविक वृत्ति उस पर अनुशासित रहती है कि शांति से रहो और अन्य के साथ सामंजस्य और समन्वय बनाकर समाज में व्यवस्था बनाए रखो, प्राकृतिक अवस्था में व्यवस्था बनाए रखो। चूँकि हॉब्स ने यह माना था कि मानव स्वभाव आक्रामक है तो उसका ही परिलक्षण प्राकृतिक अवस्था में था, वो संघर्ष की ओर युद्ध की अवस्था के रूप में परिलक्षित होती है। लेकिन लॉक ने चूँकि मानव को शांति प्रिय माना, सद्भावी माना, सहयोगी माना, तो उनकी प्राकृतिक अवस्था एक भिन्न अवस्था के रूप में स्पष्ट होती है, जिसमें शांति है, संपन्नता है, सहयोग है और सबसे बड़ी बात समानता है। समानता एवं स्वतंत्रता के इस परिवेश के कारण ही प्राकृतिक अवस्था में प्रत्येक व्यक्ति समान एवं स्वतंत्र है। प्राकृतिक अधिकारों से संपन्न होने के कारण मूलतः 3 प्रकार के अधिकार मानकर चलते हैं कि प्राकृतिक अवस्था में मानव को प्राप्त थे: जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। ये 3 प्राकृतिक अधिकार हैं जिनसे कोई भी किसी भी परिस्थिति में व्यक्ति से नहीं ले सकता। क्योंकि सबके पास ये समान रूप से अधिकार हैं तो सब पारस्परिक अंतर्निर्भरता एवं संरक्षण की भावना के कारण एक दूसरे अधिकारों का संरक्षण करते हैं, सम्मान करते हैं। प्रश्न उठता है कि जब मानव स्वभाव भी अच्छा है और प्राकृतिक अवस्था भी अच्छी है तो फिर सामाजिक समझौते की आवश्यकता क्यों पड़ी? लॉक ने इसे स्पष्ट करते हुए कहा कि यद्यपि मानव स्वभाव भी अच्छा है और प्राकृतिक अवस्था भी अच्छी है, लेकिन प्राकृतिक अवस्था में कुछ कमियां हैं और उन कमियों के कारण ही मानव सामाजिक समझौते की ओर प्रवृत्त होता है। कमियां क्या हैं? नंबर 1, कानूनों की स्पष्टता का अभाव है। प्राकृतिक कानून हैं लेकिन उन्हें स्पष्ट कौन करेगा, उस स्पष्टता का अभाव है। प्राकृतिक अधिकारों को लागू करने वाली कोई सर्वमान्य सत्ता नहीं है। यदि संभावना मानकर चलते हैं कि यदि कभी कोई प्राकृतिक अधिकारों का उल्लंघन करता है या कानूनों की स्पष्टता के अभाव में प्राकृतिक अवस्था की शांति भंग होती है तो उस अवस्था में क्या किया जाएगा? मतभेद मिनिमम होंगे, लेकिन यदि मतभेद हो जाते हैं तो उनके निराकरण के लिए कोई भी सर्वमान्य न्यायिक व्यवस्था नहीं है। जब सर्वमान्य न्यायिक व्यवस्था नहीं है तो स्पष्ट है कि तीनों ही प्रकार की संस्थाओं का जो सरकार या राज्य के अस्तित्व के लिए आवश्यक होती हैं उनका अभाव है। अर्थात ना व्यवस्थापिका है जो कानून बनाए, ना कार्यपालिका है जो कानून को लागू कर सके और ना ही न्यायपालिका रूपी कोई संस्था है या ना कोई न्यायाधीश है जो सब मतभेदों का निपटारा शांतिपूर्वक कर सके। तो लॉक का ये मत है कि प्राकृतिक अवस्था की इन कमियों के कारण मानव किसकी ओर प्रवृत्त होता है? सामाजिक समझौते की ओर प्रवृत्त होता है। सामाजिक समझौते में प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है अपने उसको प्रतिबद्ध रहने के लिए और उसका सामाजिक समझौते का पालन करने के लिए। तुलना करते हैं हॉब्स से। हॉब्स पे समस्त व्यक्तियों के साथ मिलकर ये समझौता करते हैं कि वो एक संप्रभु के सामने, एक है यहाँ पर, एक एकल है, मोनार्क के रूप में जो प्रकट होता है, उसके सामने अपने समस्त अधिकारों का समर्पण करते हैं और जो उसके साथ समर्पण करते हैं उसमें वो उसका पक्षकार नहीं होगा। लेकिन लॉक में सामाजिक समझौता सब व्यक्तियों द्वारा किया जाने वाला एक सामुदायिक समझौता है जिसका परिलक्षण अलग रूप से हमें देखने को मिलता है। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में जॉन लॉक के सामाजिक समझौते को और सामाजिक समझौते के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुए निष्कर्ष को स्पष्ट करेंगे।